क्या होता है, जीन होता है। फिर इसी तरह से उसकी एंट्री है, आईडी, जितनी भी यूनिक उसके आइडेंटिफायर्स होते हैं, उसके जो आइडेंटिफिकेशन के नंबर होते हैं ये मौजूद होते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले हम एक वन लाइन जो है वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये सीक्वेंस है क्या। सेशन नंबर उसका बेसिकली एक कांस्टेंट डाटा आइडेंटिफायर होता है। हीमोग्लोबिन का अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि वो कहता है जी H1 है, तो H1 उसका आइडेंटिफायर होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द, जहां जब तक कि वो डेटाबेस मौजूद है। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं या अपडेट हो रही है, पहले एक एक्सपेरिमेंट यूएसए में हुआ था, दूसरा एक्सपेरिमेंट न्यूजीलैंड में अगर हो रहा है, तो वो H1 था पहले वाला यूएसए के अंदर, अब दूसरा जब हुआ है वो बाद में हुआ है, तो अपडेटेड फॉर्म में वो उसका वर्जन बन जाएगा 1.1। ये इसका वर्जन फाइंड के अंदर जो मौजूद होगा। फिर अगर कोई किसी जगह पे कोई करता है, पाकिस्तान में अगर दोबारा से सीक्वेंस होता है तो 1.2 हो जाएगा। जो फर्स्ट सेशन पार्ट होगा, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जो चीज डिस्क्राइब होगी, वो उसका सेशन नंबर होता है। आगे उसके वर्जन बनते जाते हैं। जैसे हमारे पास एक बुक अगर है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, गाइटन की जो है वो मेडिकल फिजियोलॉजी, उसमें उसके डिफरेंट एडिशन आते हैं या उसके हम वर्जन की बात करते हैं। फर्स्ट एडिशन है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट उसका वो प्राइमरी और बेसिक उसका सीक्वेंस, प्राइमरी और बेसिक उसका जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आती गई या उसको अपडेट करते गए, नई फिगर्स ऐड की, तो वो उसका वर्जन बनते चले गए। फिर उसके बाद जो जीन आइडेंटिफायर होगा, इसको हम सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर का नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद उसके हम उसके ऊपर जो कमेंट्स होते हैं कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये क्या है सीक्वेंस, उसका जो है वो काम क्या है, फिर उसका सोर्स क्या है। ठीक है, अब सोर्स में मुख्तलिफ टाइप की चीजें आ जाती हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा आ जाता है, आगे उसकी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है कि वो कौन से ग्रुप के अंदर मौजूद है। फिर सोर्स के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि उस सोर्स में वो न्यूक्लियोटाइड है, अमाइनो एसिड बेस है, फिर उसके अंदर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, वट जो भी जितनी भी चीजें थी वो कितनी उसके अंदर मौजूद हैं। फिर उसके अंदर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का डाटा मौजूद है या सिंगल सीक्वेंसिंग का डाटा मौजूद है। सीक्वेंसिंग जो टेक्निक यूज हुई है वो कौन कौन सी है। फिर इसी तरह से लिटरेचर रेफरेंस, कहीं पे वो डाटा पब्लिश हुआ है या उसका क्रॉस रेफरेंस पहले से मौजूद डाटाबेस के अंदर जो रेफरेंस है उसके साथ उसको क्रॉस रेफरेंस किया गया है। फिर उसके अंदर बेस काउंट्स और उसका जो ओरिजिन होता है। बेस काउंट्स में हमारे पास 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ जो है वो ए कितनी है, टी कितनी है, जी कितनी है और सी कितनी है। और फिर उसके बाद सीक्वेंस इट सेल्फ होगा। ये आ गया हमारे पास। ये सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लोकस है। लोकस में फर्स्ट 1 और 1A में HSHFE। इसी तरह से बेसिकली ये हमारे पास जो होमोसिपियन है, ह्यूमन का जो है वो जीन मौजूद है HFE। सबसे पहले हमारे पास लोकस में HSFE है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से उसके अंदर हमारे पास बेस पेयर्स कितने मौजूद हैं, उसने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स काउंट करके यहाँ पे बताए हुए हैं। 12,146 बेस पेयर्स मौजूद हैं। अब वो डीएनए सीक्वेंस है, आरएनए सीक्वेंस है या कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास सी रिप्रेजेंट, सॉरी 1C, ये डीएनए सीक्वेंस है या आरएनए सीक्वेंस है, तो ये डीएनए सीक्वेंस है। अब डीएनए लीनियर फॉर्म के अंदर है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में ये डाटा बेसिस जो है इनके अंदर बैक्टीरियल जो डीएनए वो भी मौजूद होते हैं, उनके डाटा जो है वो भी यहाँ पे डिपॉजिटेड होते हैं। फिर 1E के अंदर ये हमारे पास PRI जो हमें एक स्पेसिफिकली उसका जो मेजर ग्रुप है प्राइमेट, ह्यूमंस कहाँ पे फॉल करते हैं, प्राइमेट्स के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और कब ये डिपॉजिट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, या कब ये डिपॉजिटेड है, 23 जुलाई 1999 के अंदर। फिर डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ गया है कि ह्यूमन का जो HFE जीन है, ये बेसिकली इसका जो एक्सेशन नंबर है
Z92 91 0 ये बेसिकली डेटाबेसेस जो हैं जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो ये असेशन नंबर स्पेसिफिकली ये जनरेटेड होते हैं। फिर उसका जो जीन आइडेंटिफायर है ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से वर्जन में अब अगर ये अपडेट हुआ है, 0.1 आगे आ गया है, पहला सेशन नंबर उसका जो फर्स्ट आइडेंटिफायर था अब उसका वर्जन आ गया है, फिर इसका आइडेंटिफायर आ गया है। कीवर्ड में वही हमारे पास जो है वो एक हिमोक्रोमाटोसिस जो जीन है HFE कीवर्ड आ गया है। सोर्स कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ह्यूमन आ गया है। अब ऑर्गेनिज्म कौन सा है, होमोसेपियन, आगे उसकी क्लासिफिकेशन है, यूकैरियोटा है, मेटाजोआ है, कॉर्डेटा है, क्रैनिएटा है, वर्टिब्रेट्स है, यूटिलियोस्टोमी है, मैमेलिया, यूथेरिया, प्राइमेट्स, कैटराहनी और होमेडी और आगे होमोसेपियंस। फिर रेफरेंस में हमारे पास जो है वो बेसिस 1 to 858। फिर इसी तरह से आगे हमारे पास ऑथर्स किन किन लोगों ने ये काम किया है, अब उन्होंने किस टाइटल से इसको पब्लिश करवाया, उसका जर्नल कौन सा है, उसका जो है वो कौन से जर्नल की मेडिसिन के अंदर उसने सेशन, उनका अपना एक स्पेसिफिक होता है। फिर कमेंट्स होते हैं इनके कि ये कहाँ से लिया गया है। फिर आगे अगर हम देखते हैं इसकी जो फीचर्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास CDC इसके जो कंप्लीट जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखें ओरिजिन से एक लाइन छोड़ के लोअर साइड से ऊपर अगर जाएं बेस काउंट से ऊपर तो हमारे पास जो ट्रांसलेशन में MGKEKTH ये सारे के सारे हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। और ओरिजिन में हमारे पास लोअर साइड पे जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं मौजूद है। और इसमें बेस काउंट में उसने की हुई है कि 412 जो है वो A है, 337 जो है वो C है, 387 जो है वो G है, 370 जो है वो E है। थायमीन हमारे पास बेस काउंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब इसी को आगे हम देखते हैं, इसकी डिटेल है। लोकस फील्ड जो है इसमें 5 डिफरेंट सब फील्ड जो है वो मौजूद होती हैं। वन जैसे लोकस नेम है HSHFE, बेसिकली टैग है ग्रुपिंग का सिमिलर सीक्वेंस को। फर्स्ट टू आर 3 लेटर्स। अब हमारे पास इसमें हमने वो बात की है कि होमोसेपियन HS स्टैंड्स फॉर होमोसेपियंस, HFE किसके लिए हमारे पास जो है वो कर रहा था, हेमोक्रोमाटोसिस जो जीन है HFE इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फर्स्ट 2 या 3 लेटर्स जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से वो जीन लिया गया है। तो इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं HS स्टैंड्स फॉर से रिलेटेड होते हैं जिसको हम जीन या जीन प्रोडक्ट का नाम देते हैं कि वो कौन सा जीन है या वो कौन सी प्रोटीन है जो यहाँ जिसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो डिजिट्स हैं ये रहते हैं जीन सिंबल HFE। ठीक हो गया। अब करंटली जो है ओनली रिक्वायरमेंट फॉर असाइनिंग अ लोकस नेम टू रिकॉर्ड इज दैट इट इज अ यूनिक। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने लोकस नेम इसलिए देना है ताकि इसको हम यूनिक कर सकें। ये ना हो कि ये किसी दूसरे जीन के साथ मिक्सअप हो जाए और कोई भी जब डाटा रिट्रीव करे या सर्च करे तो वो क्या हो जाए, उसको ओरिजिनल सीक्वेंस की बजाय उसको कुछ दूसरा डाटा मिल जाए जिसकी वजह से उसका जो कंप्यूटेशनल एनालिसिस है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब हो सकता है। फिर 1B में हमने बात की थी कि उसकी जो सीक्वेंस लेंथ है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स या अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसी तरह से डाटा का जो है वो मोलेकुलर टाइप क्या है, वो DNA है। ठीक है। अब इसी तरह से जो इसकी जो 1D है जेनबैंक डिवीजन PRI, डिफरेंट इसके जेनबैंक के जो है वो डिफरेंट डिवीजन मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि PRI फॉर स्टैंड फॉर प्राइमेट सीक्वेंस। अदर में अगर हम देखते हैं जितने भी हैं ROD फॉर रोडेंट्स, जितने भी ये हमारे पास कुतरने वाले जानदार मौजूद हैं।
फिर इसी तरह से MAM दैट स्टैंड फॉर मैमल सीक्वेंस, PLN स्टैंड फॉर प्लांट फंगल एंड एल्गल सीक्वेंस, और BCT स्टैंड फॉर बैक्टीरियल सीक्वेंस। ये बेसिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ग्रुप से ये सीक्वेंस है। वन हमने देख लिया मॉडिफिकेशन, या फर्स्ट ये जो है वो डाटा अपलोड हुआ था, और मोस्ट रिसेंटली ये कब इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है या कब ये अपडेटेड फॉर्म में हमारे पास आया है, वो उसकी डेट सारी की सारी जो है वो हमें मौजूद होती है। और अगर हमें कोई भी इश्यू होता है, कोई भी अगर हमें इश्यू होता है, तो नीचे जो हम ये देख रहे हैं info@ncbi.nlm.nih.gov, बेसिकली ये NCBI नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये उसकी डेटाबेस की साइट है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा या हमें उसको डाउनलोड करने में इश्यू आ रहा है, तो हम इनको ईमेल करेंगे तो ये हमें डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इसी तरह से आगे डेफिनेशन में हम देखते हैं कि इसका ब्रीफ, कोई भी सीक्वेंस है उसका एक ब्रीफ जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है सीक्वेंस की। उसमें हम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का नेम देखते हैं, सोर्स में ऑर्गेनिज्म नेम आ गया, जीन या प्रोटीन का नेम आ गया, या फिर अनट्रांसलेटेड और अनट्रांसलेटेड जो सीक्वेंस, अनट्रांसक्राइब्ड और अनट्रांसलेटेड जो सीक्वेंस होते हैं, प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। फिर कोई भी अगर सीक्वेंस मौजूद है उसमें हम कोडिंग रीजन्स को देखते हैं कि भाई कोडिंग रीजन्स कौन कौन से, ताकि हम उसको कंप्लीट फॉर्म के अंदर एनालाइज कर सकें। अब कोई भी सीक्वेंस आ जाएगा, ये नहीं हो सकता कि आपके पास जो सीक्वेंस आया है वो सारे का सारा कोडिंग हो। हमें उसमें से कोडिंग रीजन्स फाइंड करने पड़ते हैं। हम जितने भी प्राइमर्स यूज करते हैं, उन प्राइमर्स को इनके अगेंस्ट हमारा जो सीक्वेंस होता है, जो हमने एक सीक्वेंस ऑब्टेन किया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके अगेंस्ट अलाइन करते हैं, तो वो हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स देता है। फिर हम उनको अलाइन एक दूसरे के साथ लाइगेट करते हैं। सेम लाइक जब DNA रेप्लिकेशन होती है तो वो लाइगेशन का प्रोसेस आता है। हम उनको एक दूसरे के साथ उन कंटेक्ट को मिलाते हैं, तो वो हमारे पास फिर एक जाके कोडिंग सीक्वेंस डेवलप होता है। अब वो जो हमारे पास छोटे छोटे कंटेक्ट या छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स के अंदर डिफरेंट रीजन्स आए हैं, उनको हम एक्सोन्स का नाम देते हैं। एक्सोन्स कोई भी कोडिंग रीजन्स होता है। फिर इसी तरह से असेशन मौजूद है हमारे पास। अब इस असेशन में ये हम हमें क्या करता है कि यूनिक आइडेंटिफायर है, ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। कोई किसी भी कंप्लीट सीक्वेंस को असाइन करते हैं हम, और ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इवन जो रिकॉर्ड है वो मॉडिफाई होता रहे, वो क्या होता रहे, अपडेट होता रहे। अब बेसिकली ये नंबर्स या लेटर्स होते हैं जो कि यूजुअली फॉर्मेट होते हैं, एक या उनको लेटर होता है और आगे 5 उसके डिजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल M12345 AC12345 ये डिजिट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं इस स्पेसिफिकली। फिर इसी तरह से आगे इसके वर्जन की बात करते हैं। जो हमारे पास वर्जन आते हैं, ये ये भी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो है वो असाइन करते हैं आफ्टर अ सेशन नंबर। सेकंड पॉइंट में अगर देखें हम, तो दिस नंबर इज इन द फॉर्मेट अ सेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट में आ गया, डॉट वर्जन। फॉर एग्जांपल M12345 ये हमारे पास सेशन नंबर था। अब आगे उसके अंदर अगर चेंजेस आई हैं या कोई डाटा आगे सीक्वेंस अपडेट हुआ है, तो आगे वो उसका वर्जन बनेगा M12345.1। पॉइंट 1 जो है वो वर्जन होगा। इफ एनी चेंज आर मेड टू द सीक्वेंस डाटा, द वर्जन पार्ट ऑफ द नंबर विल इंक्रीज बाय 1। ओके, उसके बाद ये नीचे एग्जांपल भी है U12345.1, ये पहले मौजूद था वर्जन, फर्स्ट वर्जन था। अब अगर कुछ दूसरा उसकी डाटा है तो U12345.2 अब वो फर्स्ट वर्जन से किस में आ गया है, सेकंड वर्जन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से वर्जन नंबर जो है वो Z92910.1 ये HFE जो सीक्वेंस है, इसको हम जो हमारा हम इस अभी एग्जांपल इसकी जीन की लेके चल रहे हैं,
उसका वर्जन नंबर या उसके जो है वो असेशन नंबर यहाँ पे उन्होंने दिया है। फिर इसी तरह से जीन आइडेंटिफायर GI, ये भी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर ही होता है। अब ये इतने आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की जरूरत क्या पेश आई? असेशन, ये भी बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको सिंपली सर्चिंग कैसे करते हैं, सिंपली हमने उनका नाम लिख दिया HFE जीन, तो वो हमें जीन दे देगा। हम स्पेसिफिकली लिखें इन ह्यूमन, तो वो सिर्फ ह्यूमन का डाटा निकाल के देगा। सिर्फ अगर हमें जीन का नाम नहीं याद, हमारे पास असेशन नंबर है, असेशन नंबर दे देंगे तो वो हमें वो एग्जैक्ट वही चीज देगा जो उस असेशन नंबर के अंडर होगी। अगर हमारे पास जीन आइडेंटिफायर है, हम वो दे देंगे तो वो एग्जैक्टली उसी को देगा। लेकिन जो जीन आइडेंटिफायर में, इसमें क्या होगा, इफ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉर्ड contain a protein sequence of the sequence, the translation will have its own GI number। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड से निकल के हम कहाँ पे चले जाएंगे, प्रोटीन सीक्वेंस में। दो टाइप के जो हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है प्राइमरी डाटाबेसेस में, न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड के लिए तो हमने उसके जितना भी है वो असेशन नंबर आ गए या फिर वर्जन आ गए। अमाइनो एसिड के लिए हम क्या करते हैं, फिर ये स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफायर स्पेसिफिकली किसको करता है, अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास कीवर्ड्स में, कीवर्ड जो है वो वर्ड या फ्रेज होता है ताकि डिस्क्राइब किया जा सके किसी भी जीन को या किसी भी पार्ट को। अब उसका सोर्स आ गया हमारे पास, ह्यूमन आ गया, ऑर्गेनिज्म हमारे पास ह्यूमन होमोसेपियन आ गया है, जीनस और स्पीशीज को हम यहाँ पे। फिर इसी तरह से रेफरेंस, ये बेसिकली साइटेशन है या पब्लिकेशन है जिसमें वो सीक्वेंस जो है वो पब्लिश हुआ है या प्रेजेंटेड हुआ है या वो सीक्वेंस रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। अब इसका जो फीचर टेबल है, फीचर टेबल में अगर हम देखें तो पहले तो सोर्स आ गया है कि हमारे पास 1 to 12,146, ये हमारे पास फुल का फुल जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ऑर्गेनिज्म आ गया, फिर उसकी टाइप आ गई है, फिर उसका टैक्सॉन आ गया है, क्रोमोसोम कौन सा है, उसकी मैपिंग आ गई, क्रोमोसोम के 6p के ऊपर मौजूद है, उसका क्लोन आ गया है, क्लोन की आगे जो है वो लाइब्रेरीज कितनी डेवलप हुई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा डिपॉजिट किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर आप लोगों को जीन, एक्सॉन, सीडीसी, इंट्रॉन, पोली सिग्नल सारे के सारे जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ये मोलेकुलर लेवल के ऊपर ये जितनी भी इसकी फीचर्स होती हैं ये सारी की सारी इस टेबल के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो हमारे पास मौजूद है एंड के ऊपर, वो बेस काउंट्स कितने हैं, हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कितनी है। फिर इसका जो ओरिजिन होगा, वो इस ओरिजिन जो डाटा होगा वो कहाँ से है, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग पॉइंट टू द एंड ऑफ दैट डाटा। वो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी मौजूद है। अब यहाँ से आप लोगों को इजीली जो है इसको आप फाइंड कर लोगे कि बेस काउंट में हमारे पास आ गए हैं, एडेनिन कितनी है, साइटोसिन, गवानिन और थायमिन कितनी है। फिर ओरिजिन नंबर 1 से GAT से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और TAA पे एट द लास्ट जो है वो हमारे पास ये एंड हो रहा है। ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं, जिसमें होल ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उस जीन के अंदर मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ पे। फिर मेजर जो हमारे पास प्राइमरी डाटाबेसेस हैं, अब अगर हम न्यूक्लिक एसिड देखें और साथ ही साथ प्रोटीन का देखें, न्यूक्लिक एसिड में एम्बल है जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है, जेनबैंक है जो कि यूएसए में मौजूद है, और DDBJ DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। ये 3 मेजर न्यूक्लिक एसिड जो है वो डेटाबेसेस हैं और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं वाया इंटरनेट। क्योंकि अगर कहीं पे भी यूएसए में भी अगर इंफॉर्मेशन जेनबैंक के अंदर कोई डिपॉजिट करवा रहा है तो वो इजीली रिट्रीव हो सकती है एम्बल यूरोप में भी और जापान का जो डीएनए का डाटा बैंक है वहां से भी। अब इसके अलावा जो शॉर्ट या स्मॉल जो हैं वो डेटाबेसेस भी मौजूद होते हैं जो इंडिविजुअल ह्यूमन के लेवल के ऊपर, वायरस जीनोम के ऊपर, फिर इसी तरह से जो है
बैक्टीरियल जीनोम के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो जीनोम है, जीनोम लेवल के ऊपर भी डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस मौजूद हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, नॉट अ होल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ साइंसेज डेटाबेसेस। ये तीनों डेटाबेसेस मोस्ट प्रोबेबली जो है वो होल जितनी भी लाइफ, बायोलॉजिकल लाइफ या बायोलॉजिकल जितनी भी फील्ड है उसके अंदर मौजूद जितना भी डेटाबेसेस है उनको टारगेट करते हैं। प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, एनिमल्स में आ गए, फिर इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। इसी तरह से प्रोटीन में अगर हम देखें, प्रोटीन में हमारे पास सबसे पहली जो डेटाबेस है वो प्रोटीन इंफॉर्मेशन सोर्स है, मिप्स है, स्विस प्रोट है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के अंडर है, और इसको हम जो है वो ईबीआई का नाम भी देते हैं, ट्रेम्बल है और NRL3D। ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर्स की जो है वो डेटाबेस है, जो लास्ट पे NLR है। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिस जो डेटाबेसेस हैं, न्यूक्लिक एसिड जो डेटाबेसेस हैं बेसिकली ये किस में फॉल करते हैं, प्राइमरी डेटाबेस के अंदर। इसमें हमारे पास जितनी भी न्यूक्लिक एसिड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ऑर्गेनिज्म की, या जितना भी जीनोम होगा जो कि सक्सेसफुली जिसको सीक्वेंस किया गया है, वो तमाम यहाँ पे एनोटेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। मीन वो तमाम का तमाम एक्सप्लेन्ड और इलेबोरेटेड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होगा, जिसकी तमाम इंफॉर्मेशन इसके साथ जो है वो अटैच होगी। और इसमें एग्जाम्पल में वही तीनों, एम्बल आ गया, DDBJ आ गया और जेनबैंक जो है वो इसकी मेजर एग्जाम्पल आ जाती हैं। फिर अब अपडेशन के लिए जो इन तीनों डेटाबेसेस ने जो एग्रीमेंट किया है, इसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन, INSDC। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं वाया इंटरनेट, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो तीनों डेटाबेसेस जो हैं वो उसको सेव रखते हैं, ताकि इसको इजीली यहाँ से सर्च किया जा सके और यूटिलाइज किया जा सके, ताकि आगे जितने भी बायोलॉजिकल, जितने भी फंडामेंटल जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं या जितने भी कंप्यूटर सिस्टम जितने भी एनालिसिस हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन है जेनबैंक की, DDBJ की और EMBL की। फिर इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो ये कंसिस्टेंट इनके सेशन नंबर हैं। ये नहीं है कि एक डेटाबेस में अगर वो एक सीक्वेंस नंबर सेशन नंबर है तो दूसरे में दूसरा होगा, तीसरे में तीसरा, नहीं, तीनों डेटाबेसेस के अंदर वही, जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम सीक्वेंस डिपॉजिट हुआ है वही सीक्वेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा तीनों डेटाबेसेस के अंदर। जेनबैंक के अंदर अगर कोई एक सीक्वेंस 1A के नाम से किया गया है डिपॉजिट, तो वही तमाम दूसरे जो DDBJ और एम्बल के अंदर उन भी रिट्रीव हो सकता है उसी 1A के नाम से। फिर इनकी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम पेटेंट सीक्वेंस जो है वो स्टोर और मैनेज किए जाते हैं। इनमें बोथ टाइप के जो है वो सीक्वेंस सबमिटेड होते हैं, डायरेक्टली बाय साइंटिस्ट और जीनोम सीक्वेंसेस ग्रुप के भी, और सीक्वेंस जो है वो लिटरेचर और पेटेंट से भी। पेटेंट्स होता है अगर किसी ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको जो है उसके राइट्स जो है वो करवाने होते हैं, लीगली उसको लीगलाइज करवाना होता है। फिर इसी तरह से जो जीनोम सीक्वेंस होता है, अगर किसी ने सीक्वेंस वो आइडेंटिफाई किया है तो वो डिपॉजिट करवा के उसको लीगलाइज करवाना होता है कि ये हमने सीक्वेंस कर लिया है। फिर इसी तरह से लिमिटेड एरर चेकिंग होती है, फेयर अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी मौजूद है। उसके बाद जो है वो असेस प्रोवाइड की जा सकती है FTP जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसको हम WWW इंटरफेस का नाम देते हैं। सीक्वेंस जो है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ इनकी ओरिएंटेशन होती है, ना कि 3 to 5 प्राइम एंड। ये हमारे पास आगे जो है वो DNA डाटा बैंक ऑफ जापान का एक ओवरव्यू मौजूद है। यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़ी ही प्रिसाइजली इसको
क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इनके जो पार्टनर्स हैं दूसरे वो कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो होम है, यहाँ पे ये सारी स्क्रीन मौजूद है, उसके साथ ही सबमिशन है कि नया अगर डाटा हमारे पास आता है तो उसको हम सबमिट करवा सकते हैं। इसको यूज किस तरह से करना है, हमने सर्च और एनालिसिस के सर्च अगर करना है कोई भी डाटा तो उसको हम किस तरह से सर्च करेंगे, फिर उसको हम एनालाइज किस तरह से करेंगे। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, वेब आ गई है हमारे पास। फिर हमने रिपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। 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 अपने आप को अनम्यूट कर ले अपने। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। कहते हैं मैंने उन्होंने मैसेज कर दिया है कि 2 बजे क्लास ज्वाइन करो। मैंने कहा सर आपका अकेला तो नहीं है।
जी उमर साहब, हेलो।